बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब छोड़ने को तैयार नहीं है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बज़ाहिर पंजाब में निकलने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो है जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि 2018 वाला जज्बा है, लेकिन इत्तेहाद उनका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। इस वक्त जो इंतखाबी सियासत बन रही है कराची से लेके पंजाब तक, उस सारी सूरत हाल में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पंजाब में, सिंध में, केपी में किसी हद तक मौलाना, आईपीपी एक फैक्टर है। लेकिन इन सबसे पहले 16 माह कबल अगर चले जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जो एक सियासी शख्सियत हमारे सामने बहुत अहमियत की हामिल थी और वो उस वक्त के अपोजिशन लीडर बने राजा रियाज साहब। उन्होंने उस वक्त एक फैसला किया, वो उन 19 से 20 अरकान में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की और उन्होंने कौमी असम्बली में बैठने का फैसला किया और उसके नतीजे में वो लीडर बने। राजा रियाज साहब वो शख्सियत है, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे तो जहांगीर तरीन के बड़े शहदाई थे, लेकिन आईपीपी के बजाय उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने का फैसला किया और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी उन्हें टिकट दिया जाएगा और दिया जा रहा था। लेकिन एक स्टेज पे राजा रियाज साहब ने यह फैसला किया कि वो ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यह फैसला उन्होंने क्यों किया, इस सवाल को उनके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके सामने यह सवाल रखना चाहूंगा। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। राजा साहब, कहीं इलेक्शन ना लड़ने का फैसला 16 माह कबल के फैसले से मुंसलिक नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, मैं इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार था, इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में मसला है और मुझे तकलीफ होती है। खास तौर पे जब मैं पैदल चलूं, वॉक करूं तो तकलीफ होती है और कैंपेन में आपको पता है कि बहुत ज्यादा वॉक करनी पड़ती है, तो मेरे लिए काफी मसला बन रहा था। इसलिए मैं ही इलेक्शन लड़ रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा बेटा लड़ रहा है तो मैं ही लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला पूरे जोश और जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप कर रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 8 तारीख की शाम को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इंशाअल्लाह होगा। सही, आपने कहा कि आप ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने अपने लख्ते जिगर को टिकट दिया है। राना एहसान अफजल भी आप ही के इलाके से ताल्लुक रखते थे। अगर आपका इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं था तो बतौर सियासी कारकुन आप PMLN को यह कह सकते थे कि जी राना एहसान अफजल को लड़ने दें। जी वो भी बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों और बेटों की तरह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब भी वो मेरे कैंपेन में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है। तो ये एक फैसला है जो बड़ी देर पहले हुआ था, तो इसलिए मेरे साथ वादा था और मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ जो वादे किए थे, हालांकि उनको मुश्किलात थी, बहुत सी जगह पे उनके बड़े पुराने वर्कर थे, साबका MNA थे, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ वादा किया था, जो कमिटमेंट की थी, मैं मियां नवाज शरीफ साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो कमिटमेंट पूरी की और हमारे ग्रुप के जितने लोगों ने टिकट मांगा उन्होंने सबको टिकट दिया। हालांकि उन्होंने कई मुश्किलात थी, उनके लिए कई जगह बड़े मसले थे, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें कवर की और हमारे ग्रुप से किया हुआ वादा पूरा किया। आपके ग्रुप से वादा जब किया गया टिकट देने का, तो कुछ गिव एंड टेक भी राजा रियाज साहब हुआ होगा, तो उस वक्त आपने ऐसा क्या दिया था जिसके बदले में आपसे यह वादा किया गया कि आपके हलकों में आप ही को टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी? आपका सवाल बड़ा अजीब है। आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान को बचाया था और हमने उसके खिलाफ ऐलाने जंग किया और हम पे उसने बड़े इल्जाम लगाए, लेकिन अब साबित हो गया कि हम में से किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया था। मैं तो वो आदमी था जो पहले साल इसने मुझे बनाया था ये पार्लिमानी सेक्रेटरी पेट्रोलियम का। मैंने 3 महीने बाद, हुकूमत बनने के 3 महीने बाद इस्तीफा दिया और इसे मुसलसल कहता रहा कि ये जो उन्हें बुजदार बनाया है, ये हमारा सूबा तबाह कर रहा है। हमें सबसे पहले अपने सूबे से प्यार है, तो हमारा सूबा का जो बेड़ा गर्क, आपको पता है कि बुजदार ने जो बेड़ा गर्क किया हमारे सूबे का वो किसी से ढका छुपा तो नहीं। किस तरह उसने करप्शन करके अरबों रुपए कि वो जहां तक पहुंचाए
बनी गाला तक पहुंचाए, वो भी आपके इल्म में है। तो हमने तो शुरू में एहतजाज किया था, और फिर जब जहांगीर तरीन साहब पे इसने पर्चा दर्ज कराया तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनके साथ बैठा था और इसके खिलाफ बोला था। तो हमने तो इसके खिलाफ ऐलान जंग किया था, और हमें समझ आ गया था कि इसका एजेंडा मदीना की रियासत बनाना नहीं। बहुत संगीन इल्जाम राजा रियाज साहब आपने लगाया। अगर इतनी संगीन सिचुएशन थी तो आपने 3.5 साल उसी जमात के साथ रह के गुजारे, क्यों आपने इतना बड़ा फैसला नहीं किया कि इस जमात जिसको पाकिस्तान से इतने खतरात वाबस्ता हैं, इस जमात से, तो मैं इस जमात की इस रुकनीत से इस्तीफा देता हूं, इस MNA की सीट से इस्तीफा देता हूं। वाई यू वेट फॉर 3.5 ईयर्स के अपोजिशन आए, PDM अदम एतमाद लाए और फिर आप अपना रोल प्ले करें? इसका मैं आपको जवाब देता हूं कि अगर मैं बाहर आ जाता तो इसने तो बड़ा खुश होना था। मैंने तो 3 महीने बाद, आपको बता रहा हूं, हुकूमत बनने के 3 महीने बाद इसके खिलाफ ऐलान जंग किया था। 1 साल बाद मैंने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, और ये तो चाहता था कि मैं इस्तीफा दे के जाऊं, लेकिन मैंने अंदर रह के इसके खिलाफ जंग की, एक ग्रुप बनाया और पूरी इसके खिलाफ मुहाजराई खड़ी की। और अल्लाह का शुक्र है, हमें फख्र है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को बचाया है डिफॉल्ट होने से, मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और हम लोगों ने इसको निकाला है हुकूमत से। अगर ये हुकूमत से ना निकलता तो आज पाकिस्तान का शायद नक्शा कुछ और होता। ये पाकिस्तान के लिए एक इशू बन गया था, पाकिस्तान इस काबिल नहीं रह गया था कि इस जैसा शख्स वज़ीर आज़म हो, और हमने फिर जद्दोजहद करके इसको उतारी। हमने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख में एक रोल अदा किया है, और ये हम पे इल्जाम झूठे लगाता था कि इन्होंने पैसे लिए हैं, आज ये साबित करे नहीं कर सका 1 रुपया भी हमारे पे। राजा रियाज साहब कहा था कि ये करप्शन कर रहा है। राजा रियाज साहब सुन ले, इसकी करप्शन, जी बोलिएगा। इसकी करप्शन अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, अरबों रुपए की इस आदमी ने करप्शन की है, और इसने लूटा है। इसने मदीना की रियासत कह के पूरी कौम को डांस पे लगा दिया। इसने पूरी कौम ठीक हो गया। राजा रियाज साहब अगला सवाल ले लीजिएगा। राजा रियाज साहब अगला सवाल ले लीजिएगा। जब आपने कहा कि 3 महीने में ही आपने, जैसे कहते हैं, अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो करना शुरू कर दिया था, पहले साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, राजा रियाज वो आवाज हमें नजर आते थे जो जमात में जहांगीर तरीन की आवाज थे। लेकिन अदम एतमाद के बाद जहांगीर तरीन की आवाज रहने वाले राजा रियाज जहांगीर तरीन से इतने दूर हो गए कि वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, और जहांगीर तरीन ने IPP बना लिया। तो तरीन साहब ने आपसे राब्ता नहीं किया या आप राब्ते में नहीं आए? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे लिए वो बड़ी एहतराम की जगह है, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ था कि वो नई जमात बनाएं। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि आप नून लीग में मेरी तरह नून लीग को ज्वाइन करें। नई जमात बनाने के मैं जाती तौर पे मैं इससे एग्री नहीं करता था, इसलिए मैंने फिर उनसे कोई ऐसी बात नहीं, मेरे लिए एहतराम की जगह है, लेकिन मुझे उनके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं था, और मैंने फिर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। आपको क्या लगता है IPP का फ्यूचर क्या है पंजाब में? बज़ाहिर आपने कहा कि आपने तरीन साहब को मशवरा भी दिया कि वो नून लीग ज्वाइन करें, और तरीन साहब और अलीम खान साहब की कुछ मुलाकातें भी कहा जाता है कि हुई थी। लेकिन आपके ख्याल में IPP का फ्यूचर क्या है, और वो बातचीत जो अलीम खान या जहांगीर तरीन की मुलाकातें नून लीग से थी, वो आगे क्यों न बढ़ सकी? आपकी मालूमात क्या है? मैं उसके अंदर तो नहीं था। मेरा ख्याल है कि कोई उसमें पेशरफ नहीं हो सकी। सीट एडजस्टमेंट पे उतनी सीटें उन्हें नहीं मिल रही थी जितनी वो चाहते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और उनको अब भी जितनी वो सीटें मांग रहे थे उतनी सीटें नहीं मिली। एक मुनासिब हिस्सा उन्हें मिल गया है, और अब वो मुस्लिम लीग नून के साथ हलाक में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। लेकिन अगर वो अपनी जमात ना भी बनाते, ये मेरा मौक़िफ़ है, तो जितनी सीटें उन्हें अब मिली हैं, नून लीग के अंदर रहते हुए भी इतनी सीटें उन्हें जरूर मिल जानी थी। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जितनी सीटें वो पार्टी बना के लेना चाहते थे उतनी उनको सीटें नहीं मिली। सही। और अब IPP को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं आपको?
देखिए, अब तो नून लीग पंजाब में स्वीप कर रही है, तो उनके पास उधर नून लीग का कैंडिडेट नहीं, वो नून लीग के कैंडिडेट हैं। तो मेरी तो दुआ है, कोशिश भी है कि अल्लाह ताला वो सारी सीटें पे कामयाब हों, और इंशाल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि नून लीग का बहुत वोट है और मियां नवाज शरीफ इस वक्त क़यादत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरी मुस्लिम लीग को पंजाब में भरपूर कामयाबी दे, और इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी और वफाक में भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। राजा रियाज साहब, आपने कहा कि पंजाब में नून लीग क्लीन स्वीप कर रही है, तो फिर पंजाब की क्लीन स्वीप का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत, क्या आपको लगता है कि 2/3 अक्सरियत मिल सकती है? IPP मौजूद हो, जहां पर इंडिपेंडेंट्स मौजूद हों PTI के, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक गैर हकीकी सा तज्जिया है पंजाब के क्लीन स्वीप का दावा? पंजाब में मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। 2/3 अक्सरियत के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सिंगल मेजॉरिटी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून बन इस पोजीशन में तो हो जाएगी कि वो अपनी हुकूमत बना सकेगी सिर्फ मुस्लिम लीग के नून के अतादियों के साथ। लेकिन अगर हमारी पूरी कोशिश है कि हम 2/3 अक्सरियत हासिल करें, उसके लिए वर्किंग हो रही है। और जब इलेक्शन होंगे उसके बाद भी हमने कई जमातों से हलाक करना है, और वो हलाक करके इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत हो उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। वैसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती शहबाज शरीफ साहब से भी रही है बतौर वज़ीर आज़म। अगर उनकी जो परफॉर्मेंस है, आपने एज अपोजिशन लीडर उनको देखा, तो आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ को एक और मौका मिल सकता है? शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है और हमारा वज़ीर आज़म का कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ है, तो उसके बाद मेरा ख्याल ये सवाल बनता नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। और CM पंजाब के लिए भी कोई सवाल बनता नहीं है? अगर बड़े मियां साहब वज़ीर आज़म होंगे तो शहबाज साहब लाहौर आ जाएंगे आपके ख्याल में? वज़ीर आज़म का साहब नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है, और वो अपना फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। जो भी फैसला करेंगे पूरी पार्टी को वो कबूल होगा, और जो वो फैसला करेंगे जिसको कहेंगे वो वज़ीर आला बनेगा। सही। और सरदार मेहताब अब्बासी खैबर पख्तूनख्वा में नाराज़ रहे कुछ अरसा, और अब मालूमात ये हैं कि उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है। तो राजा रियाज साहब को ये फैसला कैसे लगता है? खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान नहीं होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जहां आप 2/3 अक्सरियत के लिए कोशिशें कर रहे हैं? वहां पर 2 बड़े झटके, एक सरदार मेहताब अब्बासी का, और एक जो खातून आपकी अली गौहर बलोच की भाभी हैं, उन्होंने भी PTI के कैंडिडेट की हिमायत कर दी है। तो इस किस्म के धचके आपको लग तो रहे हैं इलेक्शन से पहले? कोई धचका नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पार्टियों में लोगों के बड़े कद पार्टियों से बनते हैं, और पार्टी से के बाद जाके हर किसी को पता चल जाता है कि उसके क्या हैसियत है और क्या मामलात हैं। पार्टियों के अंदर ही कद होते हैं और पार्टियों के अंदर ही इज्जत होती है। तो पार्टी से जो बाहर जाएगा वो उसे इलेक्शन में पता चल जाएगा कि क्या हैसियत है। सही। और दूसरा, पीपल्स पार्टी को कैसे देखते हैं? आज भी बिलावल कोटद्दू में थे। साउथ पंजाब उनका फोकस है, ना सिर्फ साउथ पंजाब बल्कि पंजाब का दिल लाहौर में, वहां पर वो खुद कंटेस्ट भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में कुछ रिवाइव करते हुए देखते हैं, या 2018 जैसी ही परफॉर्मेंस राजा रियाज को नजर आती है? 2018 से भी बुरे हालात हैं। 2018 में जो कैंडिडेट था मेरे मुकाबले में, उसने 900 वोट दिए थे। इस दफा जो है वो मेरा ख्याल है 500 से नीचे ही रहेगा इंशाल्लाह। और बिलावल की जो लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको कैसे देखते हैं राजा रियाज? उसमें वो जोर लगा रहे हैं, बहुत कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो सीट इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी। सही। और वो सीट मुस्लिम लीग नून जीतेगी। उसके साथ साथ जो भी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, आपके ख्याल में पंजाब में आपकी सिंगल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट होगी, लेकिन उसके बावजूद भी IPP उस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होगी? जी इंशाल्लाह उस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होगी।
और इसके साथ साथ जैसे आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, अभी आप कह रहे हैं कि बैकबोन का छोटा सा मसला है, तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिला, तो राजा रियाज साहब को हम अगले 5 साल पॉलिटिकली रेस्ट करते हुए देखेंगे, या फिर सेनेट, जो कि इंतखाबात अगर 8 फरवरी को होते हैं तो उसके फौरी बाद सेनेट का भी मैदान सजेगा, तो राजा रियाज साहब कहीं ऐवाने बाला के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून में हूं और मुस्लिम लीग नून को मजबूत करने के लिए पूरे शहर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नून कामयाब हो। इंशाल्लाह कामयाब होगी और मैं अपना सियासी वर्क जारी रखूंगा। मैं एक सियासी कारकुन हूं और सियासत में इलेक्शन आना, लड़ना, ना लड़ना, ये इतना मैटर नहीं करता। मैं बतौर एक सियासी कारकुन अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा मुस्लिम लीग नून में। सही। और सेनेट के बारे में आपका क्या ख्याल है राजा रियाज साहब? ये तो पार्टियों के फैसले होते हैं ना, पार्टी जो फैसला करेगी, लेकिन क्या आप दरखास्त देंगे सेनेट के लिए पार्टी को? जैसे एमएनए के टिकट के लिए भी एक दरखास्त देनी पड़ती है, सेनेट के लिए भी दरखास्त ही देनी पड़ती है। ये अभी कबल वक्त है, वक्त आने पे मशवरा करेंगे, सोचेंगे। और अगर पीएमएल-एन को सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो क्या एक इत्तेहादी कमजोर हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सूट करेगी राजा रियाज साहब? इंशाल्लाह कमजोर हुकूमत नहीं, मजबूत हुकूमत मियां नवाज शरीफ बनाने जा रहे हैं। ये सोचे भी ना कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत कमजोर बन रही है। एक मजबूत हुकूमत मियां नवाज शरीफ जिसके वजीर आजम होंगे वो होगी। लेकिन अगर एक सवाल कर रहा हूं कि अगर वो मजबूत हुकूमत नहीं होती, आपके जो भी एदादो शुमार आपने इकट्ठे किए हैं जिसके बुनियाद पर आप समझते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी भी मिलेगी, पंजाब में क्लीन स्वीप भी होगा, लेकिन 8 फरवरी को वोटर आपकी 16 माह की जो असेंबली की परफॉर्मेंस है आप लोगों की, पीडीएम की हुकूमत की, आपकी अपोजिशन की, वोटर उस पर कुछ और रिएक्ट करता है, तो फिर क्या एक हंग पार्लियामेंट, एक कमजोर हुकूमत नहीं हो रहा? मुस्लिम, मैं सुबह से लेके अभी तक कैंपेन करके आया हूं, अभी फिर जा रहा हूं, रात 12 बजे तक हम फिर हैं, कोई वोटर नहीं। ये सब मीडिया ने खड़ा किया हुआ है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोग मुस्लिम लीग नून को किस तरह शेर पे ठप्पे लगाते हैं। हैरान रह जाएंगे पाकिस्तान के लोग 8 तारीख की शाम को। आपको ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट लगती हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत का बयानिया है वो गलत है, उसकी कोई जवाब दे सकेंगे? आपको ये कैसे लगता है? देखिए, हम हल्कों में फिर रहे हैं, हर यूनियन काउंसिल में, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, पूरा गांव जो है वो बाहर आ जाता है जब हम आते हैं। जितने वहां पे बरादरियां हैं वो हमारे साथ हैं, जितने धड़े हैं वो हमारे साथ हैं। वो लोग कहते हैं हम तो जब से पाकिस्तान बना है मुस्लिम लीग नून को वोट दे रहे हैं, अब भी मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। इन्होंने पाकिस्तान बनाया, इन्होंने एटमी धमाके किए, इन्होंने मोटरवेज बनाई, इन्होंने लोड शेडिंग खत्म की, इन्होंने महंगाई खत्म की। मियां नवाज शरीफ की बड़ी खिदमात हैं, उस वजह से एक मुस्लिम लीग नून का एक हर हलके में, हर गली में, हर गांव में एक बड़ा मजबूत धड़ा है और वो एक वोट भी उनका नहीं टूटा। और बहुत से धड़े, एक और वजह भी है क्योंकि लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, तो 20-30% वोट वो भी होता है जो हुकूमत बन रही हो जिस जमात की, उसकी तरफ जाता है। तो वो वोट भी सारा अब मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गया है। तो राजा रियाज साहब, 2018 में पीटीआई के टिकट पर आपने नून लीग के इस जुनून को कैसे शिकस्त दी? देखिए, मैं इस हल्के से तकरीबन 40 साल से इस हल्के में सियासत कर रहा हूं और मैंने काउंसलर से इस हल्के में इलेक्शन लड़ना शुरू किया है। मेरे हल्के में मुस्लिम लीग नून बहुत है, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत करके, अपनी जद्दोजहद करके कई दफा यहां से मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी और मैं कामयाब हुआ। और मैं अब आज आपको ये बात बताने लगा हूं कि अब जब मैं हल्के में फिरता हूं तो मैं अक्सर सोचता हूं कि इतना ज्यादा नून लीग का वोट है तो किस तरह मैं जीत जाता था। तो उसकी एक ही वजह थी कि मैं जाती तौर पे, मेरा अपना एक वोट बैंक है इस हल्के में, मैंने यहाँ बहुत जद्दोजहद की हुई है। 2 मैंने लड़कियों के कॉलेज बनवाए हैं, बेशुमार स्कूल बनवाए हैं, डिस्पेंसरियां बनवाई हैं। कई महल्ले ऐसे हैं जहां पे मैंने गैस भी लगवाई, बिजली भी लगवाई, सीवरेज भी दिया, सोलंग भी दिया और कारपेट रोड भी दिए। कई मेरे हल्के में तकरीबन 70% महल्ले या गांव ऐसे हैं
जहां मैं ये तमाम फैसिलिटीज दे चुका हूं। राजा रियाज साहब, आप पीपल्स पार्टी में भी रहे, इसी हल्के में सियासत कर। राजा रियाज साहब, आप पीपल्स पार्टी में भी रहे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी रहे, अब PMLN में आ गए। PMLN के साथ आपका जो 16 महीने का एक्सपीरियंस था, आप एक मरतबा कौमी असेंबली में गुस्से में आए कि राना तनवीर साहब आप पहचानते भी नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज डेवलपमेंट के कामों में, आवाम के मसाइल को हल करने में, इन तीनों में से किसको बेहतर रेट करेंगे? जी, मैं तो मुस्लिम लीग नून को बेहतर करूंगा कि 16 महीने में उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मेरे जो हल्के के मसाइल थे वो हल करने में मेरी मदद की, और अब एक और उन्होंने हम पे एहसान किया कि जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया है। तो हम तो अल्लाह का फजल है कि मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी कमिटमेंट, इतनी मुश्किल कमिटमेंट थी कि आपको अंदाजा नहीं, लेकिन उन्होंने वो पूरी की। नून लीग ने तो अपनी कमिटमेंट पूरी की आपको टिकट देने की, लेकिन क्या आप अपनी कमिटमेंट ये पूरी कर सकेंगे कि आप ये सीट सिक्योर कर सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे। 8 तारीख की शाम को मुझे फोन कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सही। राजा रियाज साहब, अगले 5 साल आपके साहबजादे MNA होंगे, आप चूंकि एक सियासी कारकुन होंगे, हल्के की आवाम को क्या क्या डिलीवर कर सकते हैं? जी, मेरे हल्के में मसाइल अभी भी हैं। कई जगह बिजली है, कई जगह गैस है, कई जगह स्कूल की जरूरत है, कई जगह सीवरेज की जरूरत है, कई जगह गली बनाने की जरूरत है, कई जगह कारपेट रोड की जरूरत है। काफी मैंने कर लिया है, जो रह गया इन 5 सालों में इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। सही। इन 5 सालों में जो चीजें मुकम्मल करनी है, उसके लिए वोटर सपोर्टर का प्रेशर आप पे कितना है राजा रियाज साहब? मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं आपने इतने हमारे मोहल्ले में काम कराए हैं, हमारे गांव में काम कराए हैं कि हमने अगर रह गए आपको अभी नहीं कहना, अब आपका इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन के बाद आप ये बात करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, ये रिस्पांस है लोगों का। तो फिर आपको तो किसी सियासी जमात की राजा साहब जरूरत ही नहीं है। हम कह सकते हैं आप पंजाब के इलेक्टेबल हैं, तो फिर आप जब इतनी मूवमेंट भी कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन लड़ने में हर्ज क्या था? इलेक्शन मैंने पहले आपको बता दिया जिस वजह से नहीं लड़ा, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला इस हल्के की जैसे पहले खिदमत करता था, पहले मैं अकेला था, मैं और मेरा बेटा दोनों इस हल्के की खिदमत करेंगे, और इस हल्के ने जिसने हमें 40 साल से मुसलसल इज्जत दी है, इन लोगों के मसाइल और अच्छे तरीके से हल कराएंगे। ठीक है राजा रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। राजा रियाज साहब से गुफ्तगू की, आपके सामने मौजूद रही सारी गुफ्तगू। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं। चौधरी मंजूर अहमद साहब होंगे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और महमूद मौलवी साहब होंगे IPP से। ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा IPP से, महमूद मौलवी साहब से, चूँकि जहांगीर तरीन साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरा और मेरे दोस्तों का मौक़िफ़ 2018 वाला है। महमूद मौलवी साहब, मौक़िफ़ अगर 2018 वाला है तो सीट एडजस्टमेंट PMLN से, क्योंकि 18 में तो इलेक्शन आपने नून लीग के खिलाफ लड़ा था। नहीं, देखिए IPP का और PMLN के जो है मंशूर भी फर्क है और पार्टीज भी अलग है। सही। जहांगीर तरीन साहब तो कह रहे हैं वो सीट एडजस्टमेंट हुई है, देखिए सीट एडजस्टमेंट तो आप बहुत सी जगहों पे आपने देखेंगे जो है PMLN के और MQM के भी हुए हैं, और जो है दूसरी पार्टीज के साथ कल रात को GDA और MQM का हुआ, तो GDA का मौक़िफ़ और MQM का मौक़िफ़ बिल्कुल ही फर्क है। तो सीट एडजस्टमेंट का पार्टी से कोई वास्ता होना के मौक़िफ़ से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। सही। और सीट एडजस्टमेंट जो हुई है, जो आपकी ख्वाहिश थी, जिस तरीके से हम देख रहे थे, कोई 40 नेशनल असम्बली की सीटें, कोई 60 सूबाई असम्बली की सीटें, उतना स्पेस नून लीग ने आपको दिया नहीं है महमूद मौलवी साहब? नहीं, देखिए उसकी वजह यह है कि कुछ सीटों के ऊपर सीट एडजस्ट हुई है, बाकी सीटों के ऊपर दोनों उम्मीदवार लड़ेंगे, और जो जीतेगा ये तय हुआ है कि जो है जो जीतेगा वो एक्सेप्ट करेगा दूसरे को, क्योंकि उसकी वजह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। सही। और इंशाल्लाह जो भी जीतेगा उस सीट के ऊपर
वो उसको दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करेंगी। तो कराची में आपको नून लीग की इत्तेहादी MKM, JUI, फे, GDA महमूद मौलवी साहब को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, देखिए, मेरा मौक़िफ़ जरा फर्क है। मैं किसी भी पार्टी से कराची में जो है सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अब सिंध का जो मौक़िफ़ ये है कि, और ये वो सीट एडजस्टमेंट पंजाब में हुई है, इस वक्त जो है हम अपने उसके ऊपर लड़ रहे हैं, बाकी जो है पार्टीज अपने उस टिकटों पर लड़ रही है, तो हमने इस वक्त सीट एडजस्टमेंट नहीं की है। बिल्कुल ठीक हो गया। महमूद मौलवी साहब, आप नहीं समझते कि आपको भी किसी इत्तेहादी की कराची में जरूरत होगी? देखिए, इसके ऊपर मैं देख सकता हूं कि किसी जगह पे जो है, अगर जहां हमारे को देखें, उसकी वजह यह है कि हमने जो कैंडिडेट्स डाले हैं, मैं क्योंकि ये पहला इलेक्शन है हमारा, तो मैं तो थोड़ा सा मौक़िफ़ मेरा फर्क है। मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं कि हमारे कितने कैंडिडेट्स और कितने हमारे वोट बैंक जो है खुद का है, इसीलिए मैं इस वक्त रुका हुआ हूँ सीट एडजस्टमेंट के लिए। फिर भी मैं आज रात को मैं अलीम खान साहब से और इनसे मुलाकात कर रहा हूँ, तो उसके बाद हो सकता है मैं कोई डिस्कशन करूँ। अगर वो कहते हैं, क्योंकि पार्टी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट है, तो फिर इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि अगर कहीं पे वो कहेंगे तो मैं सीट एडजस्टमेंट की बात होगी। बिल्कुल ठीक। जो भी सूरत-ए-हाल बनती है, बज़ाहिर आप बड़े स्टेक होल्डर हैं, IPP पंजाब में बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इतने बड़े स्टेक होल्डर होंगे कि कौमी असम्बली और पंजाब की सूबाई असम्बली में IPP मेकर और ब्रेकर हो? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि IPP जो है पंजाब में और कौमी असम्बली में मेकर और ब्रेकर का, ब्रेकर मैं नहीं कहूँगा, मेकर का रोल प्ले करेगी। उसकी वजह यह है कि हमारे कैंडिडेट्स इंशाल्लाह काफ़ी मिक़दार में होंगे। प्लस जो है देखें, सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाया तो वो भी हमारे साथ है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ें जो है, ये इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही बेसिकली पता पड़ेगा। और इस वक्त मैं मौक़िफ़ जो है मेरा यही होगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स का इंतजार करेंगे। महमूद मौलवी साहब, मेकर आपने कहा कि आप होंगे, ब्रेकर नहीं होंगे, लेकिन जो सियासी सवाल है वो वही है कि जब जो मेकर होते हैं वही ब्रेकर होते हैं। 2018 में ये एस्टैब्लिश हो चुका है सर। नहीं, देखें, तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो ब्रेकर भी होंगे और मेकर भी होंगे, मगर मैं असल में देखें ब्रेकर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मुल्क जिस माशी और इकनॉमी बहरान में गुजर रहा है, हम चाह रहे हैं कि सब सारी पार्टियां मिलके इस मुल्क को इस बहरान से निकालें। अगर ब्रेकिंग तो मतलब बहुत आसान होगा, मगर जो है और मुल्क को इस बहरान से निकालना इस वक्त जो क्राइसिस में है, तो अगर हम सब मिलके करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा बनिस्बत हम छोटे इश्यूज के ऊपर जो है अगर कोई अड़के और ब्रेक करने की कोशिश करे। तो मेरा मौक़िफ़ ये कि वो नामुनासिब बात होगी कि अगर जो भी हुकूमत बने उसको फौरी तौर पे ब्रेक करने की कोशिश किया जाए, जैसे आम हालत में होता है। ये मुनासिब नहीं है हालात को मद्देनजर रखते हुए। आपने कहा 2018 वाला आपका मौक़िफ़ है, आपके दोस्तों ने कहा, जो आपके दोस्त 2018 में आपके साथ थे सियासत में, इंडिपेंडेंट हैसियत से ही सही, बल्ले का निशान इंतखाबी निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर, अगर वो इंतखाबी मैदान में मौजूद होते हैं और पार्लिमान तक उनकी रसाई होती है, तो आपने कहा कि बड़े फैसलों के लिए सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। तो उन दोस्तों को भी मिलाना चाहेंगे अपनी उस वसीउल बुनियाद हुकूमत में? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से देखिए, मैं आपको बता दूं, वो दोस्त जो है वो बिल्कुल जो मैं कहूँगा हुकूमत में होंगे, और आप आने वाले वक्त में आप देखेंगे उनमें से बहुत सौ का मौक़िफ़ हमसे मिलता जुलता है। और हमारा देखिए डिस्प्यूट जो है हमारा, और मैं कहूँगा PTI का कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं था, सिर्फ वहाँ पे मुतनाज़ा हुआ जहाँ पे उन्होंने फौज के अगेंस्ट जो है वो गए हैं और फौज के असासों को उन्होंने डैमेज किया और हमारे नौजवानों को जो है इदारों के खिलाफ जो बरगलाया। उसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है। और वो देखें, वो उस पार्टी में भी चंद लोगों का है, ज्यादातर लोग फौज के और इदारों के साथ है। कुछ लोगों का ये जो है मकसद था, जो कि आज जो है मैं आपको ओपन नहीं कहूँ, PTI की ये हालत है, वरना सारे PTI का जो है
माइंडसेट जो है ये नहीं है जो कि फौज को डैमेज किया जाए और इस मुल्क को डैमेज किया जाए और इदारों को डैमेज किया जाए। ये मैं बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल ठीक। और इन दोस्तों में किसी से ऐसे राब्ते हैं जो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुस्तकबिल में वो आपके साथ या आपके इत्तेहादियों के साथ हों? जी बिल्कुल, बहुत से लोगों के साथ हम राब्ते में हैं। हम सिंध में भी लोगों के साथ राब्ते में हैं और पंजाब में भी बहुत से लोगों के साथ राब्ते में हैं। और उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि जी इलेक्शन जैसे हो जाएगा हम आपके साथ आके बैठेंगे और हम आपके साथ चलना चाहते हैं। इनमें कोई नाम काबिल जिक्र हैं महमूद मौलवी साहब, या फिलहाल आप नाम मंजर आम पर नहीं लाना चाहते? देखिए, मैं नाम मंजर आम पे नहीं लाना चाहूँगा, आपको भी पता है वो फिर उनके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। मगर ये मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ कदावर लोग भी हैं और जो है पुराने MNAs और MPs हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो लोग अली जैदी, फवाद चौधरी, फर्रुख हबीब आपके पास आए, वो भी हमें नजर नहीं आ रहे इस वक्त महमूद मौलवी साहब। देखिए, अली जैदी साहब जो है वो तो उन्होंने पॉलिटिक्स से जो मैं कहूँगा अलहदगी का इख्तियार किया हुआ है और वो किसी भी ना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो इलेक्शन ही वो कह रहे हैं कि जी मैं इस वक्त सियासत से मैंने दूरी की हुई है, मैं अपने कारोबार पे जो है तवज्जो दे रहा हूँ। सही। फिर सबसे पहला सवाल आपसे रखूंगा, मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात से कबल अफगानिस्तान का दौरा बहुत अहमियत उसकी हर तरह से है, मौलाना साहब की शख्सियत की वजह से भी, इंतखाबात की वजह से भी। अफगानिस्तान के दौरे में बेसिकली मौलाना साहब क्या लेने गए थे और क्या उन्हें मिला आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। जहाँ तक मौलाना के दौरे का ताल्लुक है तो इमारात इस्लामिया में जो निगरान इनकी हुकूमत बनी थी तो उस वक़्त से तकाजा था कि मौलाना साहब तशरीफ लाए। उसके बाद उनके सफ़ीर मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उस वक़्त मुल्क की हालात और सियासी मसरूफियात ऐसी थी कि मौलाना साहब नहीं जा सके, तो उन्होंने उनको दावत दे दी। और ये मौका भी ऐसा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो दो इस्लामी बिरादर ममालिक हैं और फिर एक तवील अरसा वहाँ पर जो गैर मुल्की मुदाखलत रही है सोवियत यूनियन के हवाले से और उसके बाद अमेरिका के, और फिर जो मुहाजिरीन का मसला था, ये तमाम बातों के हवाले से कुछ मामलात में कशीदगी का अंसर शामिल हो गया था। तो मौलाना ने इस वक्त दावत को कबूल किया और वो अपनी सतह पर तशरीफ ले गए। लेकिन चूंकि वो एक अहम शख्सियत थी, जिस तरह आपने कहा, तो इसके हवाले से वजारत खारजा ने उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दे दी हालात के हवाले से। तो वो अपने वफ्द के हमरा तशरीफ ले गए थे और फिर वो मुलाकात भी की। और सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पर जो क़यादत है और खुसूसन जो मौलाना हैबतुल्लाह साहब है, जो किसी और से तकरीबन अभी तक मिले भी नहीं है, बैरूनी किसी सरबराह से या कोई दौरे पे भी नजर नहीं आते, और इसी तरह मीडिया में भी, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो बुनियादी तौर पर वहाँ पर जो वो पाकिस्तान के सफीर है उनसे भी राबते में थे और बल्कि उन्होंने पूरे वक्त को इशाइया भी दिया। और उसके बाद वापसी पर उसके बाद दोबारा वजारत खारजा ने मौलाना से ब्रीफिंग ली और जहाँ तक मेरी मालूमात है तो उन्होंने मुस्बित अंदाज में मौलाना की इस्ताई को सराहा और तवक्को जाहिर की कि उनके इस दौरे के हवाले से यकीनन जो मामलात कुछ उल्टे नजर आते हैं उनको सुलझाने में किसी न किसी सतह पर जो है वो हमें मदद मिल सकती है। आपके मालूमात के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद साहब मौलाना जो पैगाम लेकर गए थे, वापसी पर आते हुए भी उनके पास कुछ मुस्बत पैगामात, खासकर इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के जो अमीर हैं मौलवी हैबतुल्लाह, उनसे वापसी पर भी कोई मुस्बत पैगाम मौलाना लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए? यहाँ से तो मौलाना साहब ने जो मुस्बत बात की थी कि पाकिस्तान ने हर मौके पर तारीख अगर आप उठा कर देखें तो अफगानिस्तान के साथ उनका ताउन भी जारी रहा है। और फिर ये है कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल रही है गुज़िश्ता 40 सालों में, जिस तरह जंग की सूरत हाल थी, उससे सारा का सारा बर्डन जो है वो पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। और इस वक्त हमारे जो शुहदा की तादाद है वो 80,000 से भी बढ़ गई है और उसकी बुनियादी वजह
पाकिस्तान का किसी लड़ाई में खुद हिस्सा नहीं लेना है, बल्कि अफगानिस्तान की लड़ाई के असरात हमने कबूल किए और इस वक्त लाखों जो मुहाजिरीन है वो पाकिस्तान में क़याम पजीर थे। तो हमारी जो मुश्किलात है उनका भी उन्होंने इजाला किया था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी हद तक अपनी मुश्किलात के हवाले से अगर कोई इक़दाम कर रही है तो उसे अफगानिस्तान के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई मुआनिदाना अंदाज से समझा जाए। और यही बात उन्होंने वहाँ से जो हमें पैगाम मिला है जिसका इजहार किया था, और खुद मौलाना फजल रहमान साहब से भी मैंने बात की थी, तफसील को पता किया था। उन्होंने कहा कि वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान के एहसानात है और हम कतन किसी भी सूरत में पाकिस्तान के न अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के कायल है और न पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्दी के हवाले से अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए जो है हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। हाफिज हुसैन अहमद साहब, जरा सियासी सूरत हाल पर भी आपसे बात करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहली मरतबा इस बार बलूचिस्तान से भी सियासी मैदान में उतर रहे हैं। इससे कबल हमेशा खैबर पख्तूनख्वा इतना स्ट्रांग होल्ड रहा जिसके लिए मौलाना को उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 2018 के एक्सपीरियंस के बाद अब मौलाना दो सूबों से इंतखाबी मैदान में है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। तो हाफिज हुसैन अहमद साहब को क्या लगता है, उनकी जमात का लीडर बलूचिस्तान में भी वही नताइज दे पाएगा जो खैबर पख्तूनख्वा में माजी में देते रहे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इनका तो यकीनन आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 4-4, 5-5 जगहों पर रहनुमा खड़े होते हैं। तो इस हवाले से तो बलूचिस्तान की जो जमात है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो इस हवाले से आ जाए, और उसकी एक बुनियादी वजह जो मैं सियासी वर्कर की हैसियत से समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब वो वाहिद शख्सियत थी कि 18 के इलेक्शन के बाद उन्होंने जो है इमरान हुकूमत के हवाले से जो बेड़ा उठाया था और हमने 14 मिलियन मार्च किए थे पूरे मुल्क में और 2-3 बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के सामने तक भी। उस तमाम मुजाहरीन में सिर्फ JUI 95% उनके कारकुन शरीक थे और फिर सदारत भी मौलाना के पास थी और उसमें मौलाना ने बड़ी हिकमत अमली के साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जमात बड़ी छोटी जमातों को भी साथ रखा। जिस तरह हाफिज साहब आपने सदारत का जिक्र किया, एक सवाल पूछ लेता हूं, चूंकि जरदारी साहब ने कुछ दिन कबल ये बात अजराए मजाक लियाकत बलोच साहब को कही थी कि मुझे प्रेसिडेंट ना कहें, मौलाना नाराज हो जाएंगे। तो 8 फरवरी के बाद क्या मौलाना फजलुर रहमान सदारत के उम्मीदवार हो सकते हैं? हाफिज हुसैन अहमद साहब जी हाँ, मैं पहले वो बात मुकम्मल करूं। गुजारिश ये है कि उन्होंने महमूद खान चकरी साहब की पार्टी और इनको साथ रखा और बड़े अच्छे तरीके से उनको डील किया, तो उस हवाले से एक ताउन की पेशकश हुई। और अभी भी सूरत हाल ये है कि 2 सीटों के हवाले से एक तो मौलाना की जिस सीट पे खड़े हैं उस पे महमूद खान ने अपने कागजात वापस ले लिए और कोयटा की सीट पर जो खड़े थे तो हमारे नुमाइंदे मुफ्ती साहब जो है हमारे, उन्होंने वापस किए अपने कागजात को। और सदारत वाला सवाल हाफिज हुसैन अहमद साहब 30 सेकेंड है। बाकी सदारत का ये है कि यहाँ पर 2 ओहदे अहम होते हैं, एक पार्लिमानी वजीर आजम के, तो वजीर आजम एक लंबी लाइन पहले से लगी हुई थी। तो हमारे कारकुनों ने सोचा कि आखिर हम भी तो हकदार रखते हैं जिसने इस पूरे तमाम तर एहतजाजी जो मूवमेंट थी उस अपोजिशन की क़यादत की, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जैसे बड़ी बड़ी शख्सियात और लोग थे और मियाँ साहब तो फिर आप सदारत की लाइन में मौजूद होंगे इस बार 30 सेकेंड में हाफिज हुसैन अहमद साहब? जी हाँ, सदारत की लाइन में अगर ये तो सूरत हाल तब सामने आएगी जब देखेंगे कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट आते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या सिर्फ हमें एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से सदारत दी जाती है या नॉर्मल हालात में भी हमारी हुई खिदमत का ख्याल रखा जाता है। हाफिज हुसैन अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा इक्तिसादी सूरत हाल पर बात करेंगे और खाकान हसन नजीब हमारे साथ होंगे। देते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। इब्तदाई 2 सेगमेंट्स में हमने बात की मुल्क की सियासी सूरत हाल की, और सियासत चूँकि 8 फरवरी के इंतखाबात से जुड़ी है, और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल होगी, जो भी हुकूमत कायम होगी, उसका सबसे पहला चैलेंज होगा मईशत। और ज़रा आखिरी सेगमेंट में बात करते हैं मईशत के मैदान की। IMF की हालिया जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत पर करार दिया गया और तरक्की की शरह 2% तक रहने का इम्कान है। IMF की जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि महंगाई की शरह जो 36% थी मई 2023 में, वो अक्टूबर 2023 में 26.8% रही है। लेकिन क्या आम आदमी को इससे रिलीफ मिल सका है? क्योंकि आम आदमी का जो मामला है वो डेली जो रूटीन आइटम्स हैं, चाहे वो सब्जी हो या गोश्त हो, ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी को चाहिए, लेकिन इनकी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो इनकी कीमतों में इजाफा ही नज़र आता है। तो क्या जो IMF की रिपोर्ट है उसके हकायक दुरुस्त हैं, या फिर आने वाले दिनों में जो मईशत के चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, और आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? पेट्रोल की कीमतों में कमी से कमी होती जा रही है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत की अशियाँ हैं वो अभी तक महंगी ही हैं। आम आदमी तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है इन फैसलों का? इस पर बात करने के लिए खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ होंगे। सबसे पहला सवाल खाकान साहब, IMF की जो रिपोर्ट है हालिया, इसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को IMF की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। इससे क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहली जो मैक्रो स्टेबिलिटी का जुज है वो ये है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो 2.9 अरब डॉलर थे 20 जून 2023 को। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो 8-8.5 अरब डॉलर के करीब चले गए हैं। अभी IMF के पैसे जब ऐड होंगे लास्ट रिजर्व पोजीशन में, सो हो सकता है 8.5 से भी ऊपर चले जाए। अगर आप सिर्फ इसी को देख लें, और साथ ही देखिए कि करंट अकाउंट का खसारा जो पहले 6 माह 2024, ये जो अभी साल चल रहा है, उसमें $850 मिलियन के करीब है। पिछले साल चले जाइए तो ये $3.7 बिलियन था। तो आपका करंट अकाउंट का जो खसारा है वो भी थोड़ा सा संभल गया है। इसके साथ साथ ये देखिए कि जो आपका फिस्कल का खसारा है वो भी पहले क्वार्टर के जो नंबर हैं जो IMF के साथ शेयर हुए वो 1% ऑफ GDP था, अब कम होके 0.9% ऑफ GDP रह गया। यानी कि पिछले साल से कदरे बेहतर सूरत हाल है। इसका इम्पैक्ट आपने ये देखा है कि जो रुपए की जायरेशंस हो रही थी, अप एंड डाउन मूवमेंट, वो कम हो गई है। अब रुपया जो है वो स्ट्रॉन्गर भी हो गया है, कुछ इनफ्लोज बेहतर हो गए हैं। सो ओवरऑल ये जो फिस्कल और जो करंट अकाउंट में थोड़ी सी बेहतरी आपको दिखाई दे रही है, इसका बहुत बड़ा जो आई थिंक उसके पीछे जो चीज़ है वो IMF के साथ एडजस्टमेंट्स हैं, फॉरेन फंड फ्लोज हैं, और पाकिस्तान की जो एक इनिशियल स्टेबिलिटी है, इसके साइंस की वजह से ही स्टॉक एक्सचेंज भी हो, और पाकिस्तान का बॉन्ड तो लिटरली डबल हो गया है। वो तो मतलब डिफॉल्ट लेवल पे हम ट्रेड कर रहे थे, और आज आप एक कंफर्टेबल लेवल पे हैं कि अप्रैल 2024 में जो पाकिस्तान की पेमेंट ड्यू है वो हो जाएगी। सो इसको थोड़ा सा और तकवीयत जो मिली है ना शायद भाई, वो इन चीजों से भी मिली है कि जो हुकूमत ने स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे और डी डॉलराइजेशन पे काम किया है। उसने एक सिग्नल दिया है कि वी आर सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। और इसके साथ साथ हम जो फंड के प्रोग्राम में रहे हैं, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, उसने ये तो आपको बता दिया ना कि इसकी वजह से आपका करंट अकाउंट का खसारा जो है वो संभल सकता है। सो लेट्स नॉट डू इट एनी अदर वे। खाकान साहब, लेकिन एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। जो IMF की रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार हम चीजें देख रहे थे, उसमें माशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तक हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, और तवानाई के शोबे में उन्होंने इस्लाहत की ज़रूरत पर फिर जोर दिया है कि बिजली की जो पैदावारी लागत है वो ज़्यादा है। लेकिन बिजली की पैदावारी लागत को हम कैसे काबू कर सकते हैं? इस पर ज़रा इनपुट दीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि जब हम ये सारी चीज़ें कंपीट कर रहे हैं, जो IMF ने बेंचमार्क सेट किए हैं, तो अगली जो हुकूमत आएगी, लाजमी सी बात है बगैर IMF के इकॉनमी चलाना आसान नहीं होगा। तो जब वो उनके पास जाएगी तो आपको लगता है कि एक और जिसे कहते हैं IMF प्रोग्राम हमें आसानी से मिल सकेगा? तो शाहिद भाई, आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सामने रख दी हैं। एक, आपने ये कहा है, मैंने दो चीजें मेंशन की, मॉनेटरी साइड और एक्सटर्नल साइड, और साथ साथ फिजिकल यानी कि मालियाती साइड। एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट जुज है पाकिस्तान के प्रोग्राम का, वो होता है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर या SOEs इन जनरल। देखिए, इसमें ये कहना कि हम एक रिपोर्ट पेश कर देंगे, वो रिपोर्ट 2022 के फिगर्स पर हमने पेश कर दी, उससे हमें मालूम हुआ कि लॉसेस जो हैं उसी तरह हो रहे हैं, चाहे वो PIA हो, एनर्जी सेक्टर के स्पेशली मतलब पेस्को का लॉस देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट है।
सो हमें ये बात पता चली। दिस रिपोर्ट आई स्टार्टेड राइटिंग इन 2010 और 2011 और मेरे ख्याल है 12-13 के फिगर्स पे हमने पहली रिपोर्ट पब्लिश की, फिर ये होती रही, फिर बीच में डिले आ गया, फिर फंड को आपको एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बनाना पड़ा कि आप ये रिपोर्ट जारी करें। देखिए, इस तरह तो दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बहरहाल फंड के बेंचमार्क होने की वजह से हमने वो रिपोर्ट जारी कर दी। पर एनर्जी सेक्टर इज अ सेक्टर दैट सीरियसली रिक्वायर्स अ सर्जिकल ट्रीटमेंट, अ रीस्ट्रक्चरिंग, अ रिफॉर्म, अ न्यू थिंकिंग। और बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाके आईपीपीज के डेट से लेकर टैरिफ के स्ट्रक्चर तक, सब्सिडीज को टारगेट करने से लेकर इंडिजिनस रिसोर्सेज के जाने तक, प्राइवेटाइजेशन से लेकर ये जो प्राइवेटाइजेशन वाला आपका नुक्ता है, इब्तदा में जब निगरान हुकूमत आई हमें ये खबरें मिल रही थी कि जो डेस्कोज हैं जो कि पावर सेक्टर्स में प्रोविंशियल लेवल पर हैं, उनको या तो सूबाई हुकूमतों को देने की बात हो रही थी या फिर ये बात हो रही थी कि उन्हें उनकी निचकारी की जाए। तो आपके ख्याल में उसमें कुछ प्रोग्रेस हो सकी है उस प्रोसेस में या नहीं? देखिए, एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं लगानी चाहिए कि ऑब्वियसली वक्त भी कम है, मैंडेट है भी, बट यू नो टू बिल्ड दिस होल प्रोसेस अप, और फॉरेनर्स को भी जो पाकिस्तान से बाहर हैं या डोमेस्टिक बायर को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब एक लॉन्गर टर्म गवर्नमेंट आ जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। हुकूमत सो एनर्जी सेक्टर में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। उसकी वजह बताता हूं। आज 21 अरब डॉलर के करीब के सर्कुलर डेट पे खड़े हैं। जो सुई कंपनीज का डेट जीरो हुआ करता था 5-6 साल पहले, वो 3000 अरब है और 2700 अरब है इस वक्त पावर सेक्टर का। सिर्फ एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि यू हैव टू बी रियली रियली सर्जिकल अबाउट इट इन द नेक्स्ट 5 years। खाकान साहब, जरा थोड़ा सा एक आम आदमी की आम फहम के लिए, जो चीज़ें हम आईएमएफ की रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, जो अशारिये हम देख रहे हैं, वो बहुत ही मुस्बत नज़र आते हैं, लेकिन अगर अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं तो रवां हफ्ते में ही सिर्फ 22 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, 8 की कीमतों में कमी हुई है और 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। जब पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे जा रही हैं, अशारिये मुस्बत हैं, तो आम आदमी तक रिलीफ के लिए क्या फिर हुकाम को वैसे ही काम करना होगा जैसे स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किया गया? देखिए, जो जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, ये एक ऐसी चीज है जो अभी भी अनकंफर्टेबल है। रुपए की कदर जो कम हुई, मतलब 150-200 रुपए से कहां 280 पे आए, एक जो ग्लोबल कमोडिटी बढ़ी, दूसरा जो सप्लाई शॉक लगा, पाकिस्तान के फ्लड्स आए, तीसरा जो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत कमजोर है, चौथा जो पाकिस्तान की मॉनेटरी टाइटनिंग स्लो हुई, पांचवा जो पाकिस्तान का फिस्कल का खसारा, यानी कि अगर हर साल 7.5% ऑफ जीडीपी प्लस 2-2.5% डालिए एसओईज का, ये 10% का फिस्कल का खसारा नोट छापता है। ये अगर 5 जुज इकट्ठे करें तो आज भी ये अपनी जगह जो इन्फ्लेशन है इन वजूहात की वजह से है। इस इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए कलीदी काम करने पड़ेंगे। और छठा जुज अर्ज कर दूं, आपने 3-3.5 साल में गैस की कीमत नहीं तब्दील की थी। बहुत बड़ी एनुअल रीबेसिंग गैस प्राइस की भी हुई और बिजली की भी हुई, और उसकी वजह से अगर ये 6 चीजों को कंबाइन करें तो 2022 का जो मालियाती साल था 12%, 2023 का मालियाती साल। आपका जो नुक्ता है गैस की कीमतों के हवाले से, चूंकि एक आपने खुद कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं था, उन्होंने जो फैसले लेने थे ले लिए। 8 फरवरी के बाद फिर एक सियासी हुकूमत होगी, और आप और हम जब भी इकॉनमी पर बात करते हैं तो एक बड़ा जुमला होता है कि आपके इकॉनमी के फैसले जो है सियासी फैसलों से दूर होने चाहिए, या इकॉनमी के फैसले सियासी फैसलों तले नहीं होने चाहिए। तो अगर दोबारा से सियासी फैसलों तले इकॉनमी के फैसले 8 फरवरी के बाद होंगे तो फिर इकॉनमी दोबारा गड़बड़ी होगी। अब मैं इसको जोड़ूंगा, क्योंकि मैं आपका एक सवाल नहीं भूला कि आईएमएफ का आगे क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान के साथ। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं और हमें ऑनेस्ट होकर अपने आप से भी और कौम से भी बता देना चाहिए, जो नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स लग रहे हैं वो इस तरह से हैं। नेक्स्ट 6 माह में 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस पाकिस्तान में शायद साहब होने जा रही हैं। फरवरी 8 की एक ट्रांजेक्शन है पॉलिटिकल, अप्रैल में आपको ट्रांजिशन करना है, आप एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में हैं, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नहीं है। इसके जो जुज हैं वो आसान हैं, इसके जुज प्राइसिंग से रिलेटेड हैं। 30 सेकंड्स में अगर इसको प्रिसाइज कर सकें खाकान साहब, बिकॉज मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है।
जी, सो IMF का नया प्रोग्राम सेकंड ट्रांजिशन है, बजट का जो ट्रांजिशन है वो तीसरा ट्रांजिशन है। ये 3 ट्रांजिशंस 6 माह के हैं और जो फ्रेमवर्क है जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का है वो SIFC के अंडर चलेगा, जैसे कि हम अब जानते हैं। ये है पाकिस्तान का अगला 3 से 5 और मैं होप करता हूं कि उसके अंडर एनर्जी, टैक्सेशन, डीरेगुलेशन, ग्रोथ, ये सारे काम स्ट्रक्चरल भी किए जाएंगे, तो वी कैन हैव अ बेटर लुकिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। खाकान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी वक्त दिया। नाज़रीन, खाकान साहब ने 3 चीज़ें बताई हैं और 6 माह की टाइमलाइन में सिर्फ 8 फरवरी का इंतखाब चैलेंज नहीं है। इन इंतखाबात के बाद मईशत की बहाली के साथ साथ आम आदमी को रिलीफ देना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा 8 फरवरी के बाद की हुकूमत के लिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।